गुड मॉर्निंग बच्चों। एसएसटी की इस क्लास में आज हम सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के फीचर्स, है ना। डेमोक्रेसी के फीचर्स हमने 2 फीचर्स देख लिए थे। आज हमें तीसरा फीचर देखना है कि तीसरे फीचर्स में कहा क्या गया है ना। मैं आपका नरेंद्र सर संस्कार वैली एकेडमी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। तो देखिए तीसरा फीचर्स क्या कहता है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू मतलब कि एक डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का अपना एक वोट होता है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। तो भाई जब वोट डालने का अधिकार है तो हर व्यक्ति के वोट का एक वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे ही वोट से कोई विधायक हो या सांसद हो, हमारे ही वोट से जीतता है। तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक वोट होता है और उस वोट की एक प्रॉपर वैल्यू होती है ना। अब देखिए आगे हम बात करें, यहाँ इस फीचर्स में कहा क्या गया है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स have 1 vote and each vote have 1 value। कहने का मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन का अपना एक वोट होता है और हर एक अडल्ट का, आप अडल्ट तो जानते ही हैं। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कहा गया है कि 18 ईयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं, 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या डालते हैं, वो वोट डालते हैं। वैसे आप तो नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोग डालते हैं, है ना। आपके परिवार में भी डालते होंगे, आप लोग अभी नहीं डालेंगे। तो उनका एक वोट होता है और ईच वोट हैव 1 वैल्यू। हर एक वोट की एक वैल्यू भी होती है। तो अब यहां पर देखिए, यहां तो डेमोक्रेसी में ये बात कही गई है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं कि वो इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करती हैं। तो देखिए कौन सी कंट्री नहीं करती हैं। तो अंटिल 2015 in Saudi Arab, women did not have right to vote। बड़ी विचित्र बात है। 2015 तक सऊदी अरब में, देखिए इन सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। मतलब 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में क्या डेमोक्रेसी थी? नहीं थी, डेमोक्रेसी थी ही नहीं। अब देखिए एस्टोनिया की बात करें। एस्टोनिया में देखिए रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्टी टू गेट द राइट टू वोट। देखिए एस्टोनिया में क्या था कि रसिया से कुछ रिफ्यूजीज गए थे। मतलब कि रसिया के कुछ लोग एस्टोनिया में रह रहे थे, तो वो थे माइनॉरिटी में। अब वो मेजोरिटी में तो थे नहीं, जाहिर सी बात है कुछ लोग गए होंगे तो उन्हीं की एक प्रॉपर काउंटिंग रही होगी। तो एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थे उनको भी यही डिफिकल्टी सामने आई। क्या हुआ? टू गेट द राइट टू वोट, उनको भी राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये एक समस्या है। काफी सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं और कहीं कहीं पर वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। बताइए, तो आप यहाँ अरब में देख सकते हैं, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। तो आगे हम बात करेंगे फिजी की। फिजी में क्या था? इन फिजी वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। मतलब सुनिए, देखिए यहाँ पर इंडियन फिजियन की बात हुई है, तो सबसे पहले इंडियन फिजियन की हम बात बता दें आपको कि इंडियन फिजियन कौन थे। तो देखिए इंडियन फिजियन वो थे, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। तो जो ब्रिटिश अपने इंडिया से दूसरी कंट्री में लेबर ले गए थे, लेबर के तौर पर वो लोगों को ले गए थे। तो अब उन लोगों ने क्या किया, वहां पर अपना एक शेल्टर बना लिया, वहां एक आवास बना लिया, वहां वो रहने लगे। अब उनकी जो संतानें हुई, उनके जो आगे की जो रेसेस हुई, पीढ़ियां हुई,
तो वो कहलाती हैं इंडियन फिजियन। तो अब आप समझिए, इन फिजी बोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। का मतलब है कि फिजी में जो फिजी के प्रॉपर के रहने वाले थे, जो कई वर्षों से फिजी में रह रहे थे, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। किसके वोट की वैल्यू से? इंडियन फिजियन की वोट की वैल्यू से उनके वोट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एस्टोनिया, फिजी, यहां पर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं था? डेमोक्रेसी नहीं था। ओके, अब हम तो देखिए, अब आप एक चौथा पॉइंट देखिए। चौथा जो फीचर्स है हमारा डेमोक्रेसी का, उसमें क्या कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट्स फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ, नियमों से शासन होता है। डेमोक्रेसी में पहले से नियम बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्री में जो रूल बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उन लॉ को फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग रूल करती है। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और वहां पर जो राइट्स दिए गए हैं, जो राइट्स हैं, उन राइट्स का भी रिस्पेक्ट किया जाता है। ये किसका एक फीचर है? डेमोक्रेसी का। लेकिन कुछ कंट्री का यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि उन कंट्री में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी अनडेमोक्रेटिक काम कर सकती है। मतलब एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री या पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो सकती है? अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। तो देखिए, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है जिम्बाब्वे का, है ना। जिम्बाब्वे गॉट, एक मिनट, जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम इन 1980। अब देखिए, जिम्बाब्वे ने 1980 में फ्रीडम हासिल कर ली थी, ठीक है, स्वतंत्र हो गया था 1980 में। अब वहां पर देखिए, जो रूल कर रही थी पार्टी, वो पार्टी थी रूल बाय जानु पीएफ पार्टी। वहां पर तो देखिए आप, ये जो जानु पीएफ पार्टी थी, जानु पीएफ पार्टी जिम्बाब्वे में रूल कर रही थी। अब जानु पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट, इस तरह की एक पार्टी थी जिम्बाब्वे में। कौन सी थी? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट पार्टी, ठीक है। इस पार्टी का ये नाम था, जानु पीएफ का फुल फॉर्म। वहां के प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? उस समय प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे में उस समय शासन कर रहे थे, मतलब वहां के प्रेसिडेंट थे, वहां के राष्ट्रपति थे। ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, ठीक है। सामने आ गई बात कि वहां पर रॉबर्ट मुगाबे जो थे, उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन को जीता। उन्होंने जो इलेक्शन की जो फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। तो फ्री और फेयर इलेक्शन क्या यहां पर दिख रहा है? नहीं, यहां पर साफ साफ लिख रहा है ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इलेक्शन में गलत पॉलिसी यूज की और उसकी वजह से उसने क्या किया? ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। उसने अपने फेवर में, मतलब रॉबर्ट मुगाबे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने फेवर में पूरा का पूरा संविधान कर लिया। मतलब जितने भी नियम थे वो अपने फेवर के अकॉर्डिंग, मतलब खुद के अकॉर्डिंग सारे के सारे नियम बना डाले। अमेंडेड मतलब संशोधन कर दिया। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले से चला आ रहा था उसमें अमेंडमेंट कर दिया, वहां पर संशोधन कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हरास्ड। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टी सत्ता में थी, मतलब देखिए दो टाइप की सरकारें हैं। एक तो सरकार वो जो पार्टी, जिस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। दूसरी पार्टी वो है जो सेकंड रनर अप होती है ना। तो अब आप देखिए, जो रनर अप पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसके जो वर्कर्स हैं वर हरास्ड,
मतलब उनका शोषण किया गया, उनका शोषण किया गया। और जब उनका शोषण हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसको प्रोटेस्ट किया, है ना। तो प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेस्ट किया तो हुआ क्या, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। उस गवर्नमेंट ने उनका जो प्रोटेस्ट करना था उसको इलीगल ठहरा दिया, उसको गलत साबित कर दिया। इसके बाद टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आप देखिए, टेलीविजन रेडियो यही कम्युनिकेशन के उस समय के रिसोर्सेस थे। तो इन कम्युनिकेशन के रिसोर्सेस पर बैन लगा दिया, मतलब उन पर अपना कंट्रोल रख लिया कि अगर कोई रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से लोगों को भड़काएगा तो वो, मतलब लोगों को भड़काएगा क्या, लोगों को समझाएगा, तो वो ये काम भी नहीं कर सकता था। जुडिशियरी वाज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब वहां की जो जुडिशियरी थी, वहां की जो न्यायपालिका थी, उस न्यायपालिका पर भी इसका गवर्नमेंट का हाथ था, अधिकार था। गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से जो करना चाहती थी वो कर सकती थी, इसके लिए वो बाध्य नहीं थी, वो एकदम फ्री थी। ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसकी थी भाई, रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी। वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग सारे के सारे नियम बना रहा था। अब देखो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। इस पूरे के पूरे मैटर से हमें सीखने को क्या मिला। देखिए, हमें इससे सीखने को ये मिला कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। एक पॉपुलर गवर्नमेंट क्या हो सकती है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक जो वहां पर फेमस गवर्नमेंट थी रॉबर्ट मुगाबे की, जानु पीएफ पार्टी की, तो वो भी अनडेमोक्रेटिक वर्क की। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है अनफेयर प्रैक्टिसेस, है ना। और किसी भी पार्टी की के विरोध में आवाज उठाने वाले पर भी बैन लगा दिया था। उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, है ना। और जो जुडिशियरी थी उस पर भी कंट्रोल कर लिया था। तो अब आप खुद समझिए कि अगर पब्लिक जाएगी, पब्लिक आवाज उठाएगी तो किसके खिलाफ उठाएगी, कहां पर जाएगी। एक न्यायपालिका होती है जहां से पब्लिक को न्याय मिलता है, लेकिन जब न्यायपालिका पर भी प्रेसिडेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो फिर वो कैसे काम चला सकते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं समरी ऑफ डेफिनेशन। देखिए, अब हम समरी देखते हैं कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, आखिर उसमें ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, ये चीज तो हमने स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी का जब मीनिंग देखा था उसमें हमने पढ़ लिया था। अब्राहम लिंकन ने भी एक चीज कही थी कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। क्या, प्रजातंत्र, है ना, प्रजातंत्र। अब यहां देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी भी क्या है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पर रूलर्स जो है वो पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। अब इनकी देखो, इस डेफिनेशन में से क्या क्या निकल के सामने आया। सबसे पहला, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इसमें एक चीज निकल के सामने आई कि जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं और टेक ऑल द मेजर डिसीजन, और जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो भी कौन लेता है, वही रिप्रेजेंटेटिव लेता है जो पब्लिक इलेक्ट करती है। नंबर 2, दूसरा है इसी डेफिनेशन से निकला हुआ पार्ट, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। देखिए, यहां पर चॉइस रहती है किसकी, फेयर अपॉर्चुनिटी। एक अवसर होता है, बिल्कुल सही अवसर होता है, बिल्कुल फेयर अवसर होता है, किस चीज का, टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। मतलब हर व्यक्ति का जो वोट होता है
वो किसके लिए होता है? वो एक नए पर्सन के लिए होता है जो उसके फेवर में हो। यहाँ पर वही तो है कि हर व्यक्ति को एक चॉइस रहती है कि एक जो दूसरा जो करंट में रूलर है वो चेंज हम कर सकें। ये हमें अधिकार होता है, ये हमें राइट्स होता है कि हम अपने वोट के थ्रू सामने वाला जो रूलर है उसको हम अपने उसके पद से हम हटा सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अब ये जो चॉइस की अपॉर्चुनिटी है, ये जो चॉइस की अपॉर्चुनिटी है, ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, मतलब सब ये जो चॉइस है सबके लिए इक्वली है, इसमें इक्वलिटी रहती है। चौथा जो पॉइंट है वो कहता है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड। अब आप समझिए कि जो इस तरह का जो काम है ना, जो डेमोक्रेसी में जो कार्य किए जाते हैं वो मतलब ये जो चॉइस है, चॉइस कि किसी भी करंट रूलर को आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो चॉइस है ये क्या करता है? लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड, गवर्नमेंट को लिमिटेड कर देता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है और जो पार्टी वहां पर सत्ता में होगी वो पब्लिक के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास ये राइट्स है कि वो कभी भी आपको गद्दी से हटा सकती है, कभी भी आपकी कुर्सी छीन सकती है। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार पब्लिक के पास है और पब्लिक का जो वोट है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। तो देखिए हमने इस चैप्टर में समरी देख ली, फीचर्स भी देख लिए। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है मेरिट्स और डीमेरिट्स। मतलब अगला जो वीडियो होगा हमारा सिविक्स का, उस वीडियो में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के एडवांटेज क्या हैं, डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, क्यों जरूरी है हमें डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के कुछ बुराइयां भी हैं। तो वो बुराइयां और अच्छाइयां, गुण और दोष, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबके लिए नमस्ते। ओके बाय।